तो हमने स्टैंडिंग वेव पढ़ी, देखिए कैसे वो फॉर्म होती है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने दो दीवारों के बीच में एक रस्सी ले रखी है, ठीक है ना। एक स्ट्रिंग फिक्स्ड है, ये दो दीवारों के बीच में, बेसिकली दोनों एंड इसके फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड एंड है, ये भी फिक्स्ड एंड है। अब हम इसमें स्टैंडिंग वेव फॉर्म करना चाहते हैं भाई, ठीक है। हम इसमें स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेंगे। अब देखिए, अब इसमें जो स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगी, तो ये फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स्ड एंड है, तो स्टैंडिंग वेव जो फॉर्म होगी, अब यहाँ पर कुछ कंडीशन आ गई कि भैया ये यहाँ पर नोड बनना चाहिए और यहाँ पर भी नोड ही बनना चाहिए, तभी स्टैंडिंग वेव बन पाएगी। भाई ये एंड फिक्स है, ये एंड फिक्स है, यहाँ पर भी नोड, यहाँ पर भी नोड होना चाहिए, तब जाके स्टैंडिंग वेव बन पाएगी। भाई देखिए, अभी तक हमने जो केस लिया था, मान लीजिए अगर यहाँ पे दीवार नहीं होती और ये रस्सी लंबी होती, सपोज कीजिए, तो हमारी मर्जी आए जैसी स्टैंडिंग वेव बना सकते थे। यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर मैच करानी होती, भाई जो भी यहाँ पर कंडीशन होती फ्री एंड या फिक्स एंड की, तो कैसी भी बना सकते थे हम, ऐसी करके ये वेव, ऐसी करके, ऐसी करके, ऐसी स्टैंडिंग वेव कुछ ऐसी बन जाती, ठीक है। स्टैंडिंग वेव कुछ ऐसी बन जाती। लेकिन अब यहाँ पर जब नोड है, यहाँ पर नोड है, तो हम जो मर्जी नहीं बना सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ वेवलेंथ ही परमिसिबल होगी, कुछ स्पेसिफिक शेप्स ही मिल पाएंगे हमको। यहाँ पर सारे शेप्स पॉसिबल नहीं है, मतलब हम सोचेंगे अगर हमको कुछ ऐसी स्टैंडिंग वेव मिल जाए, कुछ ऐसी, नहीं भैया ये नहीं मिल सकती, यहाँ पर तो नोड ही होगा, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही है, ठीक है। तो यहाँ पर नोड और यहाँ पर नोड रखते हुए मिनिमम लूप, तो हमको एक लूप लेना पड़ेगा, एक लूप तो लेना ही पड़ेगा हमको वेव का, तो मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स विल बी 1। कुछ ऐसी स्टैंडिंग वेव बन सकती है एक लूप के साथ में, ठीक है। इसका जोड़ीदार ये कुछ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यहीं पर ऐसे ऑसिलेट कर सकती है, ये ऐसे ऑसिलेट कर सकती है ये, ठीक है ना, ये बन सकती है। और क्या केस पॉसिबल है, एक लूप और बढ़ा दो भाई, यहाँ तो एक लूप ही लिया हमने, अगर दो लूप हो तो दो लूप भी ले सकते हैं हम। भाई यहाँ पर और यहाँ पर एंड और एंड पे नोड बनाना है हमें, जब एंड और एंड पे नोड बनाना है तो हम दो लूप भी तो बना सकते हैं। कुछ ऐसी स्टैंडिंग वेव भी बन सकती हैं, कुछ इस तरीके की, ये यहाँ पर नोड, ठीक है, कुछ ऐसी स्टैंडिंग वेव भी बन सकती है। देखिए वापस बना लेते हैं, दो लूप भी तो बन सकते हैं। अब ये दो लूप बन सकते हैं, ये फिर उधर ही चलेगा, नोड बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तीन लूप भी बन सकते हैं भाई, ये नहीं बन के ये भी अलाउड है, बिल्कुल ये भी बन सकती है, ये दोनों जगह एंड और यहाँ पर नोड आ रहा है। चार लूप भी बन सकते हैं, तो ये मोड्स पॉसिबल है स्टैंडिंग वेव के लिए। तो ये जो वेवलेंथ इनके कॉरेस्पॉन्ड होंगी वो अलाउड वेवलेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। जिस तरीके से स्टैंडिंग वेव बन सकती है नॉर्मल मोड्स बोलते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन या नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से स्ट्रिंग फिक्स है उसके लिए, ठीक है। तो भाई यहाँ और यहाँ नोड बनेगा, बिल्कुल बनेगा नोड यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब इसमें अगर हम देखें तो मिनिमम पॉसिबल लूप्स कितने हैं, 1। तो कैसी बनेगी, ये एक बन जाएगी, ये इससे छोटी वेव नहीं बन सकती, फिर तो यहाँ नोड ही नहीं आएगा, मतलब इससे कम नंबर ऑफ लूप्स नहीं आ सकते हैं, ये एक लूप तो मिनिमम चाहिए ही सही यहाँ पर, तभी स्टैंडिंग वेव बन पाएगी, ठीक है। ये इसका जोड़ीदार बना दिया हमने। अब देखिए मान लीजिए रस्सी एल लेंथ की है, ये रस्सी एल लेंथ की है, तो अगर हमको वेव लेंथ और लेंथ में रिलेशन निकालना हो तो एक लूप में कितनी लेंथ होती है, लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एल, तो इस केस में लैम्डा बाय 2 एल हो गई, ठीक है। चलिए अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v बाय लैम्डा, तो एफ नॉट जो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये एक लूप की है, सबसे मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, दैट इज v बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू डाल देंगे 2l, v बाय 2l, ठीक है। अब ये v क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ वेव, पर स्ट्रिंग वेव तो चलती ही नहीं है, ये उस वेव की वेलोसिटी है, उन वेव्स की वेलोसिटी है कंपोनेंट वेव्स की जिनसे स्टैंडिंग वेव बनी है बेसिकली। तो अगर मान लीजिए इस रस्सी में टेंशन t है और इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, तो v की वैल्यू कितनी है, √t बाय म्यू, पता है हमको ये √t बाय म्यू, तो f नॉट बोल दिया हमने, ये मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, और इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सबसे कम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी ये, तब स्टैंडिंग वेव बनेगी, ठीक है।
v क्या है, कंपोनेंट वेव की वेलोसिटी है। स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी बात करना तो गड़बड़ है, स्टैंडिंग वेव चलती तो है नहीं, तो ये उस ट्रैवलिंग वेव की वेलोसिटी जिनसे स्टैंडिंग वेव ये बनी है, √T/μ। ठीक है, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोली जाती है मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स के साथ में। मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ये जो पॉसिबल है, जिसके साथ स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं। चलिए अगला केस क्या होगा, अगला इससे नेक्स्ट केस क्या होगा, जब दो लूप बनेंगे। दो लूप बनेंगे तो बताइए लैम्डा और एल में क्या रिलेशन है, एक पूरी वेव लैम्डा इज इक्वल टू एल। भैया लैम्डा इज इक्वल टू एल हो गई यहाँ तो, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे लूप्स कितने हैं, दो लूप्स हैं, तो 2λ/2 इक्वल टू एल, 2 टाइम्स λ/2, इस एक की कितनी λ/2, इस एक की कितनी λ/2, कितने लूप्स दो, तो 2λ/2 इक्वल टू एल। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाय लैम्डा, तो f इज इक्वल टू 2v/2l। देखिए 2v/2l। चलिए भाई समझ में आई बात, ये पहले v/2l आ रही थी, अब दो लूप्स हो गए तो डबल होगी फ्रीक्वेंसी 2v/2l। चलिए अगला केस क्या बनेगा, तीन लूप बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं तीन लूप। तो यहां पर क्या रिलेशन होगा लैम्डा और एल में, λ/2 λ/2 λ/2। देखिए λ/2 λ/2 λ/2, टोटल कितने λ/2 हैं, 3λ/2 इज इक्वल टू एल। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3v/2l, क्योंकि f की वैल्यू होती है v/λ, तो लैम्डा की वैल्यू रख देंगे 2l/3, तो देखिए 3v/2l। इस तरीके से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज हम बना सकते हैं। समझ में आई ये बात, तो चलिए जो केसेस देखे उनको एक बार समराइज कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा था, एक ही लूप बन रहा है, तो λ/2 इक्वल टू एल, तो f0 इक्वल टू v/2l। दिस वॉज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो मिनिमम पॉसिबल लूप्स के साथ में आती है फ्रीक्वेंसी, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ सेकेंड केस ये देखा था हमने, इसमें क्या है λ/2 λ/2, 2λ/2 इज इक्वल टू एल, तो f की वैल्यू 2v/2l, देखिए 2 टाइम्स हो गई, इससे डबल नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं, तो 2v/2l। इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक। देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको हम 2f0 भी लिख सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, एंड इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन कैसे बोलते हैं इसको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जस्ट फर्स्ट नंबर की ओवरटोन है, भैया तो टोन बोल देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, तो ये उसके जस्ट ऊपर वाली टोन है एक फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद फर्स्ट आई है हाइयर, तो दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, तो दिस इज सेकेंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। दिस इज सेकेंड हार्मोनिक क्योंकि ये 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फर्स्ट ओवरटोन क्यों, क्योंकि फंडामेंटल के बाद फर्स्ट पहली ओवरटोन आई है, नाम ही ऐसा है ओवरटोन, टोन के कितना ओवर, फर्स्ट पहली नंबर की है ये। ठीक है, अब ये देखें इसमें तीन लूप बन रहे हैं, तो 3λ/2 इक्वल टू एल, f इज इक्वल टू 3v/2l। बताइए ये कितने टाइम्स है फंडामेंटल की, 3 टाइम्स, तो ये क्या होगी, थर्ड हार्मोनिक होगी, ये थर्ड हार्मोनिक होगी। और ये कौन सी ओवरटोन होगी, ये सेकेंड ओवरटोन होगी। क्यों, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट और सेकेंड, तो दिस इज सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, चलिए अब इसको समराइज करें। अगर जनरल nth हार्मोनिक की बात करें, अगर हम nth हार्मोनिक की अगर हम बात करें, तो nth हार्मोनिक में जैसे देखिए थर्ड हार्मोनिक में 3 लूप बन रहे हैं, सेकंड हार्मोनिक में 2 लूप बन रहे हैं, फंडामेंटल में 1 लूप बन रहा है, तो nth हार्मोनिक में n लूप्स बनेंगे। ठीक है, तो n λ/2 विल बी इक्वल टू एल, फ्रीक्वेंसी विल बी nv/2l, n टाइम्स है ये, जनरल n की बात करें तो दिस विल बी nth हार्मोनिक, एंड nth हार्मोनिक विल बी n-1th ओवरटोन। तो ये जब फ्रीक्वेंसीज होती है ना, ये सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है, तभी स्टैंडिंग वेव बनती है, तभी स्टैंडिंग वेव बनती है। इन फ्रीक्वेंसीज के लिए ही इस स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव बनेगी, नहीं तो कुछ रैंडम 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 चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब इन फ्रीक्वेंसीज से इस एल लेंथ की स्ट्रिंग को ऑसिलेट कराया जाएगा, तभी उनमें स्टैंडिंग वेव्स बनेगी। ठीक है, चलिए भाई पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलो क्या क्या पढ़ा हमने, n λ/2 इक्वल टू एल, ठीक है, f इक्वल टू nv/2l,
n/2l/t/μ, ठीक है, एंड n/f0 फंडामेंटल की n टाइम्स। फंडामेंटल के लिए n की वैल्यू कितनी है 1। भाई जब n 1 हो जाएगा मतलब वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वाला केस है। समझ में आई बात? जितने लूप्स n लूप्स मतलब वो nth हार्मोनिक है, ठीक है। चलिए क्या क्वेश्चन है भैया हमारे पास में। इफ द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 60 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन गिवन द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। तो भैया हमको एक रस्सी दोनों एंड से फिक्स गिवन है ये, ठीक है ना। 1 मीटर इसकी लेंथ है, 60 मीटर पर सेकंड इसमें ट्रांसवर्स वेव की स्पीड है। अगर इसमें से कोई ट्रांसवर्स वेव हम पास करवा दें तो, ठीक है। अब इसमें हमें स्टैंडिंग वेव की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है। फंडामेंटल मतलब एक लूप बनाएंगे, पहले एक बार बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं। तो λ/2 इज इक्वल टू, ये 1 मीटर की है, इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 2 मीटर। f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा दैट इज इक्वल टू 60/2 दैट इज इक्वल टू 30 हर्ट्ज। तो इसमें 30 ऑसिलेशंस पर सेकंड हो रहे हैं। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, f इज इक्वल टू NV/2L। अगर भाई फॉर्मूला याद है हमको तो फॉर्मूले से लगा लेंगे। n की वैल्यू कितनी फंडामेंटल के लिए 1, v की वैल्यू कितनी 60, तो भैया ये 60, l की वैल्यू कितनी 1, तो 1 इंटू 60/2 वही 30 आ रहा है, वही आएगा, ठीक है। चलिए क्या गिवन है हमको, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल ऑफ लैम्डा इफ स्टैंडिंग वेव इज बीइंग फॉर्म्ड। ये वही दो रिजिड वॉल्स के बीच में रस्सी बंधी हुई है, 10 सेंटीमीटर की रस्सी है। हमें मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल ऑफ लैम्डा बतानी है अगर इसमें स्टैंडिंग वेव बन रही है तो। अब लैम्डा सबसे बड़ी कब होती है, ट्राई करेंगे कि लैम्डा सबसे ज्यादा कब होती है। चलिए ट्राई कीजिए, मस्त सवाल है। देखिए कौन से मोड में लैम्डा सबसे ज्यादा होती है और कितनी होगी वो बताइए इस केस में। चलिए आया आंसर 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर है भाई। लैम्डा देखिए सबसे कम सबसे ज्यादा कब होगी, जब एक लूप ही बनेगा तब सबसे ज्यादा होगी लैम्डा। सर ऐसा कैसे, चलिए फॉर्मूले से कर लेते हैं भाई। मान लीजिए n लूप्स बन रहे हैं, n लूप्स बन रहे हैं, n लूप्स बन रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो n λ/2 विल बी इक्वल टू l, इस l की वैल्यू बाद में डाल देंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू देखिए कितनी हो गई 2l/n। अब लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी बताइए जरा। l फिक्स है, 2 फिक्स है, n वेरिएबल है, जब n की वैल्यू मिनिमम होगी जो कि कितनी 1, तो 2l। देखिए तो एक लूप बनेगा, जब एक लूप बनेगा तब लैम्डा सबसे ज्यादा होगी, जब एक लूप बनेगा तो लैम्डा सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू एल दैट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है स्टैंडिंग वेव्स में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अ स्टील वायर ऑफ मास 4 ग्राम एंड लेंथ 80 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड एट टू एंड्स, ठीक है, फिक्स्ड है, ठीक है। द टेंशन इन द वायर इज 50 न्यूटन। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोर्थ हार्मोनिक। फोर्थ हार्मोनिक की कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला लगा देंगे n/12 √t/μ। फोर्थ हार्मोनिक के लिए n की वैल्यू कितनी है 4 आ जाएगी। पहले फोर्थ हार्मोनिक के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, वैल्यू रख देंगे बस 4 इंटू 2l/t/μ, ठीक है। टेंशन कितनी 50 न्यूटन, म्यू की वैल्यू कितनी है देखिए, ये म्यू की वैल्यू लिखी हुई है, ये 4 इंटू 10⁻³ अपॉन एल। भाई म्यू कितना होता है मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज 4 केजी में ले लिया सब कुछ ऐसा यूनिट में, डिवाइड बाय ये 0.8। तो देखिए म्यू की वैल्यू लिखी हुई है, सॉल्व कर लेंगे तो 250 हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला लगाना सीखा हमने अभी, इसमें कैसे अप्लाई करा है, ठीक है। अब सर लैम्डा कैसे निकाले हैं, लैम्डा क्या होती है, अभी हमने पढ़ा लैम्डा की वैल्यू 2l/n होती है, n की वैल्यू फोर्थ हार्मोनिक के लिए 4, l की वैल्यू 80 सेंटीमीटर में डाली है ये, तो ये कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो लैम्डा इज 40 सेंटीमीटर, 4 लूप्स बनेंगे, ठीक है। चलिए क्या क्वेश्चन है अब देखें जरा। अ सोनोमीटर वायर having a length of 1.5 meter between the bridges vibrates in its second harmonic in resonance with a tuning fork of frequency 256 Hz. What is the speed of transverse wave on the wire? तो देखिए सोनोमीटर क्या होता है, देखिए सोनोमीटर कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। एक पुली से एक रस्सी जाती है, यहाँ से ये बंधी हुई है, ठीक है।
और ये 2 पॉइंट्स लग रहे हैं, इसके बीच में लेंथ गिवन है 1.5 मीटर। यहाँ से ये फिक्स्ड है। अब देखिए इस सोनोमीटर में क्या होता है, बेसिकली देखिए रस्सी यहाँ से बंधी हुई है ये, और ये 2 ब्रिजेस, इनके बीच की रस्सी की लेंथ इस केस में 1.5 मीटर दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर ये पुली से रस्सी जा रही है, यहाँ हमारी मर्जी का मास हैंग कर सकते हैं। इस मास से क्या होगा, टेंशन डिटरमाइन होगी। भाई ये मास इक्विलिब्रियम में है तो जो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी mg। तो यहाँ पर भी टेंशन की वैल्यू mg हो जाएगी। तो हम टेंशन चेंज कर सकते हैं मास बदल के, ठीक है। म्यू तो फिक्स है इस रस्सी का, रस्सी एक ही है, म्यू तो फिक्स है इसका। अब हमको बतानी है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो इसमें जाएगी, ठीक है। अगर इसमें अभी 1.5 मीटर में ये जो स्ट्रिंग है, इसमें ट्यूनिंग फोर्स जो है 256 हर्ट्ज का सेकेंड हार्मोनिक बना रहा है। सेकेंड हार्मोनिक बना रहा है मतलब देखिए अभी ब्रिजेस पे नोड्स फॉर्म होते हैं, ये दोनों ब्रिजेस पे जहां पे रस्सी अटैच्ड है यहाँ पे नोड फॉर्म होगा, तो सेकेंड हार्मोनिक मतलब कुछ ऐसी वेव बनेगी, ठीक है। F इज इक्वल टू NV/2L। फ्रीक्वेंसी जितनी ट्यूनिंग फोर्स की होगी उतनी से ये वाइब्रेट करेगा। भाई जितने से ट्यूनिंग फोर्स इस रस्सी को वाइब्रेट कराएगा उतने से तो वाइब्रेट करेगी। सोर्स जो है ट्यूनिंग फोर्स की तो है, जितने चक्कर वो कटवाएगा उतने चक्कर ही तो ये काटेगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 256 इज इक्वल टू n, सेकेंड हार्मोनिक बन रही है 2V/2। L की वैल्यू कितनी है 1.5, 2 से 2 कट गया तो V की वैल्यू कितनी होगी 256 इंटू 1.5, ठीक है। जितना भी आ जाएगा वो जो भी वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। कंसेप्ट समझ में आया सोनोमीटर का। देखिए सोनोमीटर में क्या होता है, यहाँ पर मास चेंज करके हम टेंशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि वेलोसिटी इसमें बदल जाएगी। उससे हम फ्रीक्वेंसीज भी अलग अलग की स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं। फिर वी चेंज हो जाएगी, देखिए फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी फिर, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, देखें जरा। A horizontal stretched string fixed at two ends is vibrating in its fifth harmonic according to the equation y is equal to 0.1 meter sine kx cos omega t। अच्छा k यूनिट के साथ गिवन है, ओमेगा भी यूनिट के साथ गिवन है, ठीक है। Assuming pi equal to 3.14 the correct statement और statements is और are। तो भाई 4 ऑप्शन हमको गिवन है, हमको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट में से करेक्ट है, ठीक है ना। एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी सही हो सकते हैं। y इक्वल टू ये a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन गिवन है, फिफ्थ हार्मोनिक में फिक्स्ड एट टू एंड्स। पहला ऑप्शन नंबर ऑफ नोड इज 5। कितने नोड्स बनेंगे भाई, तो ये यहाँ से फिक्स्ड है, ये यहाँ से फिक्स्ड है, तो 5 लूप बनेंगे बेसिकली। फिफ्थ हार्मोनिक मतलब 5 लूप बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 और 5, 5 लूप बन गए। कितने नोड 1 2 3 4 5 6, 6 नोड्स हैं। जितने नंबर ऑफ लूप्स है उससे एक ज्यादा नोड है, तो ए तो गलत हो गया। नंबर ऑफ नोड इज 6 टोटल, 5 नहीं है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 0.25 मीटर। अब हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, कैसे बताएंगे, देखिए 1 2 3 4 5, 5 बन रहे हैं, तो 5 λ/2 इज इक्वल टू L। और लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, लैम्डा की वैल्यू 2π/k, तो 5/2 इंटू 2π/k, k की वैल्यू 62.8। इक्वेशन वाला सवाल गिवन है हमको अभी, तो 62.8, पाई की वैल्यू 3.14 रख देंगे, 3.14 रख दी हमने, तो ये 6.28 से कट गया, ये 10 आ गया यहाँ पर, ये 2 से कट गया, तो L इज इक्वल टू 1/4 दैट इज 0.25। सही है भैया, बॉम्बे इज करेक्ट, ठीक है। कैलकाटा maximum displacement of the midpoint of the string from its equilibrium position is 0.01 meter। midpoint of the string, midpoint दो लूप इधर दो लूप इधर, इस लूप के बीच वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये तो देखो देख कर सकते हैं भैया, इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है कि x की वैल्यू, वैसे तो रख सकते हैं पर x की वैल्यू भी रख सकते हैं 0.25/2, आधी स्ट्रिंग है, लेकिन ये दिख रहा है बीचों बीच वाला पॉइंट तो एंटी नोड है। एंटी नोड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड, कितना एम्पलीट्यूड, एंटी नोड का एम्पलीट्यूड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये तो 1 हो जाएगी 0.01। यस, तो स्ट्रिंग के बीचों बीच वाला पॉइंट क्योंकि एंटी नोड है तो उसका एम्पलीट्यूड 0.01 होगा, सी भी सही है, ठीक है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज।
अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें भैया? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लैम्डा की वैल्यू कितनी निकाली हमने? एल की वैल्यू आ गई है अभी लैम्डा की वैल्यू। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में, अच्छा ये लैम्डा तो फिफ्थ हार्मोनिक की है, हम तो फंडामेंटल देखनी है। तो भैया ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो 0.25 मीटर है और फंडामेंटल में लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 0.25, तो लैम्डा की वैल्यू 0.25 इंटू 2 0.5। चलिए भाई लैम्डा की वैल्यू 0.5 मीटर आ गई फंडामेंटल मोड में। अब v की वैल्यू कितनी है? v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा की वैल्यू 628 डिवाइड बाय के की वैल्यू 62.8 दैट इज 10 एंड f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। तो कितनी हो गई ये? 10 डिवाइड बाय 0.5 दैट इज इक्वल टू 100 बाय 5 दैट इज 20 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज आई, 100 हर्ट्ज नहीं है, 20 हर्ट्ज है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में दिख जाते हैं हमको कई कई बार। ठीक है, चलिए और कैसे क्वेश्चन। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। देखिए गिटार का, बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है गिटार। अ गिटार हैज अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये गिटार के पास में 30 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रिंग है। वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन दिस स्ट्रिंग इज 120 मीटर पर सेकेंड। इस पे जो वेव की जो वेलोसिटी है 120 गिवन है। ठीक है, अ फिंगर इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब गिटार में होता है ना, बजाते टाइम वो ऐसे फिंगर रख के उस स्ट्रिंग को प्रेस कर देते हैं तो अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। तो देखिए देखेंगे हम कैसे हो रही है वो, बड़ा मज़ेदार इंस्ट्रूमेंट है गिटार। तो हमने ये 30 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग है, एकदम बीचों बीच फिंगर प्लेस कर दी यहाँ पर। तो ये हमने बीचों बीच यहाँ पर एक फिंगर प्लेस कर दी। ठीक है ना, यहाँ पर फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट ओवरटोन इन दिस कंडीशन। तो इस कंडीशन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट ओवरटोन बतानी है। अब फिंगर प्लेस करने से क्या होता है, नोड बन जाता है। हम उस पार्टिकल को ऑसिलेट नहीं करने देते वहां के पार्टिकल को। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, नोड बनेगा। दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो यहाँ पर भी नोड बनेगा, यहाँ पर भी नोड बनेगा। अब बताइए नोड नोड और नोड, ये 30 सेंटीमीटर की पूरी, ये 15 की है, ये 15 की है। अब इन तीनों जगह नोड बनाते हुए मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स कितने रख सकते हैं, उससे ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी। सर ऐसा रख सकते हैं क्या? ऐसा रख सकते हैं क्या? नहीं। देखिए इस पार्टिकल का तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, नोड ही नहीं है, ऐसा नहीं रख सकते हैं। तो कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। दो लूप्स बनेंगे तो यहाँ भी नोड, क्योंकि बीचों बीच हमने फिंगर रखी, यहाँ भी नोड, यहाँ भी नोड। तो ये 30 सेंटीमीटर 15 15 की। तो भाई लैम्डा कितनी हो गई इस केस में देखें तो, इस केस में लैम्डा देखें अगर हम तो दो लूप्स बन रहे हैं, तो 2 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 30। तो लैम्डा इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, v बाय लैम्डा 120 बाय 30 सेंटीमीटर, इसको अपन 0.3 मीटर में रख देते हैं, दैट इज 400 हर्ट्ज। तो 400 हर्ट्ज इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस सेटअप की। देखिए अब सेटअप टू सेटअप में फंडामेंटल अलग हो जाती है। फंडामेंटल का मतलब क्या, उस सेटअप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है, तो 400 हर्ट्ज गिटार की ये इस कंडीशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई। फंडामेंटल को नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं कई बार। तो दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 400 हर्ट्ज। अब फर्स्ट ओवरटोन, अब जस्ट इससे ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स। भैया 2 लूप है, 3 लूप बन सकते हैं क्या? 3 बनेंगे तो कुछ ऐसा होएगा, नहीं 3 लूप नहीं बन सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो नोड लाना है। तो 4 लूप बन सकते हैं क्या? 4 लूप 4 लूप 4 बन सकते हैं। ये फर्स्ट ओवरटोन है। देखिए दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। जो फंडामेंटल थी उसके जस्ट बाद का सेटअप है ये, जस्ट बाद के नंबर ऑफ लूप्स जितने पॉसिबल हैं उससे जस्ट ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स, 4 लूप्स है इसमें। ठीक है, तो 4 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 30। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर। तो जो फ्रीक्वेंसी हो गई
120/0.15 दैट इज इक्वल टू 800 हर्ट्ज। 800 हर्ट्ज फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी है। समझ में आई? ऐसे करते हैं, कंडीशन लगा लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर जैसे उसने बोल दिया होता कि कुछ दूसरे पार्ट में कि भैया 15 सेंटीमीटर पे नहीं 10 सेंटीमीटर पे फिंगर प्लेस करिए, भैया 10 सेंटीमीटर पे फिंगर प्लेस करिए। अब तो ये 30 सेंटीमीटर तो पूरी है, 10 सेंटीमीटर 1/3 यहाँ पर कहीं पर आएगा। दिस इज 10 एंड दिस इज 20। अब हमसे पूछता फंडामेंटल बताइए, तब क्या एक लूप बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। यहाँ पर और यहाँ पे तो नोड चाहिए ही सही हमको, तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स के लिए एक लूप तो यहाँ बनाना ही पड़ेगा, एक लूप तो यहाँ बनाना ही पड़ेगा, तभी तो यहाँ नोड और यहाँ नोड आएगा। चलिए तो 10 सेंटीमीटर लंबा एक लूप हो गया, तो यहाँ पर 20 में 2 लूप और बन जाएंगे, ये 2 लूप और बन गए। क्या यहाँ पर भी नोड आ गया क्या? बिल्कुल आ गया, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। तो इससे कम नंबर ऑफ लूप्स नहीं रख सकते। 2 लूप अगर लेते, 2 लूप तो कुछ ऐसा होता, लेकिन यहाँ पर नोड नहीं आता, तो 2 लूप भी नहीं ले सकते, 3 लूप से लेने पड़ेंगे। तो इसमें क्या कंडीशन है? 3 λ/2 इज इक्वल टू 30, तो लैम्डा इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है इस सेटअप की? 120/0.2 दैट इज 600 हर्ट्ज। तो जब 10 सेंटीमीटर पे फिंगर रखेंगे हम, पहले तो उस रस्सी के बीचों बीच रखी थी, तो 400 हर्ट्ज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की साउंड निकल रही थी। जब फिंगर इधर सरकाई 10 सेंटीमीटर पे रख ली, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड निकल रही है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड निकल रही है, ठीक है। सर अब इसका फर्स्ट ओवरटोन इस सेटअप में निकालना होगा, तो कैसे करेंगे सर? आप देखिए यहाँ पर एक लूप है, अब यहाँ पर 2 लूप बना देते हैं, यहाँ पर 2 लूप बना देते हैं, ये 2 लूप बना दिए, ठीक है। जब 10 में 2 बन रहे हैं, तो 20 में तो 4 लूप बनेंगे, ये 4 लूप बन जाएंगे इसमें। अब इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 λ/2 इज इक्वल टू 30, दैट इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी फर्स्ट ओवरटोन की 120/0.1 दैट इज 1200 हर्ट्ज। ये फर्स्ट ओवरटोन आ गई, ये फंडामेंटल आ गई। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसीलिए गिटार में अलग अलग जगह फिंगर रखने पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड निकलती है, इसीलिए होता है ऐसा उसमें, ठीक है। देखिए वेव ऑन स्ट्रिंग में हमने गिटार पे एग्जांपल्स करें, अब हम एक्चुअली प्रैक्टिकली गिटार देखते हैं, गिटार में क्या डायनामिक्स वर्क कर रही होती है, कैसे वेव ऑन स्ट्रिंग्स बन रही होती है। तो हमारे साथ हैं सिमंत, जो कि बहुत बढ़िया गिटार बजाते हैं। हेलो सिमंत। हेलो। तो अब हम इनसे गिटार में जो स्ट्रिंग्स हैं उनमें कैसे वेव ऑन स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो रही है, क्या है वो समझते हैं। सिमंत, इस गिटार में मुझे 6 स्ट्रिंग्स दिख रही हैं, तो ये जो 6 स्ट्रिंग्स हैं ये सेम हैं कि अलग अलग हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके बारे में बताइए थोड़ा। जैसे हम इस गिटार में जैसे ऊपर से हम नीचे जाते हैं, स्ट्रिंग्स का साइज पतला होता जाता है। जैसे ऊपर वाली स्ट्रिंग का साइज सबसे मोटा है और नीचे वाली स्ट्रिंग का साइज सबसे पतला है, और ऐसे साउंड में होता है, ऐसे ऊपर वाली स्ट्रिंग का साउंड सबसे मोटा होता है, जैसे उसके नीचे जाएंगे साउंड उससे पतला होता गया, फिर उसके नीचे की और पतली, फिर उसके नीचे का साउंड और पतला, उसके नीचे का साउंड और पतला, और सबसे लास्ट वाले का सबसे शार्प साउंड आता है। ओके, मतलब देखिए गिटार में जो सबसे ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है ये सबसे थिक है, इसका म्यू अगर हम टेक्निकल टर्म्स में हम समझें तो सबसे ज्यादा म्यू है ऊपर वाली स्ट्रिंग का, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं म्यू कम होता जा रहा है। देखिए तो म्यू हमको पता है √T/μ होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो देखिए म्यू कम होता जा रहा है, इसलिए ये साउंड और शार्प होती जा रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, उसका पिच बढ़ता जा रहा है। क्या बात है भाई, ठीक है। अच्छा इसमें हम स्ट्रिंग को टाइट और लूज भी कर सकते हैं, बेसिकली टेंशन भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम जैसे हमने फॉर्मूले में पढ़ा है √T/μ, तो क्या टेंशन बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी क्या? क्या इसको हम टाइट करके पहले एक कोई सी स्ट्रिंग आप जो अभी नेचुरली जो टेंशन है उसमें बजा के बताइए, और फिर हम स्ट्रिंग को टाइट करके देखते हैं क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ती है क्या, देखते हैं जरा। अब देखिए वायर में टेंशन वेरी करा के देखते हैं, ये वायर को टाइट करके देखेंगे हम, जैसे जैसे टाइट करते जाएंगे देखते हैं साउंड कैसे वेरी हो रही है।
देखिए जैसे जैसे टेंशन बढ़ा रहे हैं, टाइट करते जा रहे हैं स्ट्रिंग को, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी और बढ़ती जा रही है, क्योंकि फॉर्मूला √T/μ होता है। अब देखिए ये जो स्ट्रिंग्स हैं, अभी हम इसको जहां से प्रेस करेंगे ना, जो हमने सीखा भी है कि जहां से हम गिटार की स्ट्रिंग को प्रेस करेंगे वहां एक्चुअली नोट बन जाएगा। देखिए अभी हमने कहीं पर प्रेस नहीं कर रखा, अभी देखिए कैसी साउंड आ रही है। अब हम देखिए इसको प्रेस करते हैं, मान लीजिए हमने इसको देखिए यहाँ बीच में से यहाँ से कैसे प्रेस कर लिया। अब देखिए इसकी साउंड हम सुनेंगे कि अब इसकी साउंड एक्चुअली में कैसी आती है। अब बिना प्रेस करी साउंड सुनिए। अब देखिए जब हम प्रेस करेंगे तब देखिए, क्योंकि अब हमने बीच में एक नोड और क्रिएट कर दिया, तो अब अलग फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव बन रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अलग अलग जगह, यहाँ पर हम जैसे फिंगर्स प्रेस करते हैं तो वहां अलग अलग जगह नोड बनता है, तो उससे नोड्स भी अलग अलग बनते हैं। तो देखिए कैसे अलग अलग लोकेशन पे प्रेस करने से अलग अलग नोड्स बनते हैं। तो सिमन, जो सबसे बढ़िया आपको गाना लगता है इससे बजाना, क्या वो हमको बताएंगे आप बजाकर? या श्योर। क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच सिमंत, थैंक यू। और प्रैक्टिस करते हैं। अब हमको एक कंपोजिट स्ट्रिंग दे रखी है, बेसिकली ये एक रोप है और ये दूसरी रोप है, दो रस्सियों से मिलके दो रस्सियों को ज्वाइन करके एक रस्सी बनाई है मान लीजिए। ठीक है, ये लेंथ L1 की है और μ1 की है, L2 की है ये और μ2 की है। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है, गिवन μ1/μ2 इज 4। μ1/μ2 का जो रेशियो है, μ1/μ2 का रेशियो हमको 4 गिवन है। ठीक है, एंड O इज अ नोड, O नोड बन रहा है, कब बन रहा है वो देखेंगे अभी। फाइंड L1/L2 such that the first rope oscillate in second harmonic and second rope oscillate in third harmonic when a source produces standing wave in the setup। तो भाई यहाँ पर एक ट्यूनिंग फोर्क जो है, यहाँ पर एक ट्यूनिंग फोर्क इसको मान लीजिए ऑसिलेट करवा रहा है फ्रीक्वेंसी f से। ठीक है ना, तो ये रोप भी फ्रीक्वेंसी f से ऑसिलेट कर रही होगी और ये वाली रोप भी फ्रीक्वेंसी f से ऑसिलेट कर रही होगी, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही होंगी। कैसे, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू 5 है, ये इससे कनेक्ट कर दिया हमने ट्यूनिंग फोर्क, ये 5 चक्कर पर सेकंड काट रहा है ट्यूनिंग फोर्क, तो ये रस्सी भी 5 फ्रीक्वेंसी की वेव्स बनाएंगी। अब ये इससे कनेक्टेड है, तो जितने ऑसिलेशंस पर सेकंड ये करेगी पहली रस्सी, क्योंकि उससे कनेक्टेड है, तो ये भी 5 ऑसिलेशंस पर सेकंड ही करेगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी f ही होगी। समझ में आएगा? समझने की बात क्या है, देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी f तो इसकी भी f, क्योंकि सोर्स की फ्रीक्वेंसी f है, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी f, इसकी फ्रीक्वेंसी f, इसकी फ्रीक्वेंसी f। नाउ ये सेकंड हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रही है, ठीक है ना, और ये थर्ड हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रही है और ओपन नोड है, मतलब कि ये जो f की वैल्यू है ये पहली स्ट्रिंग के लिए। अच्छा एक और चीज देखते हैं, अगर इसमें टेंशन T तो इसमें भी टेंशन T, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं और इक्विलिब्रियम में है, दोनों कनेक्टेड हैं और इक्विलिब्रियम में है, तो टेंशन भी सेम होगी। तो देखिए इसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएं, सेकेंड हार्मोनिक, भाई f का फॉर्मूला होता है n/2L√T/μ, तो इसमें फ्रीक्वेंसी f है, n सेकेंड हार्मोनिक, इसमें सेकेंड हार्मोनिक, इसमें थर्ड हार्मोनिक, तो सेकेंड हार्मोनिक के लिए 2/2L1√T/μ1, सोच के देखिए आया समझ में, इज इक्वल टू, इसमें भी सेम फ्रीक्वेंसी पर थर्ड हार्मोनिक 3/2L2, इसके लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें भी f फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव भी प्रोड्यूस हो रही है, ओपन नोड है, मतलब ये फिक्स्ड एंड की तरह से बिहेव कर रहा है, ये नोड और ये नोड। ठीक है, तो इसमें सेकेंड हार्मोनिक में और इसमें थर्ड हार्मोनिक में बन रही है ये। ठीक है, √T/μ2, बस T से T कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमको μ1/μ2 की वैल्यू पता है, तो L1/L2 की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे और μ1/μ2 की वैल्यू 4
इसका अंडर रूट में 2 चल जाएगा ये, तो L1/L2 की वैल्यू सॉल्व करने पर 1/3 आ जाएगी। μ1/μ2 का रेशो गिवन है, ठीक है। सीखने वाली बात क्या, 2 बातें सीखने वाली है इसमें। देखिए, फ्रीक्वेंसी दोनों रस्सियों की सेम रहेगी और टेंशन दोनों रस्सियों में सेम रहेगी, क्योंकि इस तरीके से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड तो समझा, लेकिन क्या दोनों एंड फिक्स्ड हुए जरूरी है क्या? एक एंड फ्री भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो भैया इस रस्सी का एक एंड फ्री भी हो सकता है, एक फिक्स भी हो सकता है। तो इसमें क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, कहां पर नोड, कहां पर एंटी नोड, क्या होगा जरा देखते हैं। भाई ये एंड तो फिक्स है, तो यहां पर तो बनेगा नोड, ये तो फिक्स है तो यहां पर तो नोड बनेगा। अब ये फ्री एंड पे क्या बनेगा? फ्री एंड पे पता है क्या बनता है? ये फ्री टू मूव ए स्ट्रिंग इस एंड पे यहां पर बनता है एंटी नोड। एंटी नोड बनता है यहां पर। देखिए एंटी नोड कैसे बनता है यहां पर। हमने रिफ्लेक्शन जब पढ़ा था फ्री एंड से, तो एक वेव पल्स भेजी थी, हमने भेजी थी ए एम्पलीट्यूड की वेव पल्स भेजी थी। अब जब वो जा रही थी, तो जो इंटरमीडिएट रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो लौट के आई थी, तो जो इंटरमीडिएट स्टेप बन रही थी, इंटरमीडिएट शेप बन रहा था, उसमें ये एंड, जो फ्री एंड वाला जो एंड था, वो कितने एम्पलीट्यूड तक जा रहा था? 2a तक जा रहा था। और उसको हमने समझा भी था, एक पल्स इधर से जा रही है तो एज इट इज सेम पल्स पीछे से आती हुई मान लो, तो वो इंटरफेयर करके 2a का देंगी। मतलब ये जो फ्री एंड वाला पॉइंट है, ये 2a तक जाएगा अगर एक एम्पलीट्यूड की वेव आएगी तो। मतलब अगर a एम्पलीट्यूड की वेव भेजेंगे इधर से, तो ये 2a तक जाएगा। और 2a तक कौन सा पार्टिकल जाता है स्टैंडिंग वेव में? अगर कंपोनेंट वेव एक ही हो तो एंटी नोड। इसका मतलब जो फ्री एंड होगा वो एंटी नोड बनेगा, फ्री एंड एंटी नोड होगा, ठीक है। तो चलिए, मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स के साथ क्या क्या मोड बनेगा? यहां पर नोड, यहां पर एंटी नोड, तो भैया ये बन सकता है मिनिमम के साथ में। तो लो भैया, ये बन गया आधा लूप। एक लूप का भी आधा लूप, या नोड या एंटी नोड। एक लूप तो पूरा इतना होता, ठीक है, लेकिन यहां तक ही रस्सी कंसिडर करनी है, तो ये पार्ट तो कंसिडर करेंगे नहीं हम, ये वाला पार्ट तो, ठीक है। सो दिस इज हाफ ऑफ अ लूप, ठीक है। इससे नेक्स्ट नंबर ऑफ लूप्स, इससे ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे भाई? क्या सेटअप होगा यहाँ, नोड या एंटी नोड? तो एक पूरा बना के यहाँ एंटी नोड कर दो। इससे अगला वाला क्या होगा? एक लूप और जोड़ दो भैया, तो ये एक लूप और जुड़ गया और यहाँ पे फिर एंटी नोड आ गया। नोड एंड एंटी नोड, ये चलेगा मामला। तो इसमें देखते हैं क्या फ्रीक्वेंसीज अलाउड होती हैं जिनसे कि स्टैंडिंग वेव बने। किन किन फ्रीक्वेंसीज पे स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं? व्हाट आर द नॉर्मल मोड्स? स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट अदर। सो नॉर्मल मोड्स हम किस में देख रहे हैं अभी? स्ट्रिंग एक एंड पे फिक्स्ड और दूसरे एंड पे फ्री। चलिए भाई, तो क्या होता है? नोड और एंटी नोड बनाना है, तो फंडामेंटल में क्या होगा? मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स में ये होगा। इसका जोड़ीदार भी बना देते हैं स्टैंडिंग वेव का, ठीक है। एल लेंथ है इस रस्सी की। अब बताइए लैम्डा और एल में क्या रिश्तेदारी? ये तो 1/4 लैम्डा है बेसिकली। दिस इज लैम्डा बाई 4, सो दिस इज लैम्डा बाई 4। सो लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? v बाई लैम्डा। तो v, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? 4l, तो रख देंगे v बाई 4l। v कितना? अगर इस रस्सी में टेंशन t है और इसका मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी म्यू है, तो v की वैल्यू अंडर रूट t बाय म्यू, ठीक है। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये फंडामेंटल मोड है वाइब्रेशन का। समझ में आई बात? बिल्कुल बात समझ में। अब नेक्स्ट वाला क्या होगा वो भी हमें पता है। नेक्स्ट वाला क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसमें अब एक काम करते हैं, इसमें लैम्डा बाय 4 की काउंटिंग करते हैं। भाई जब दोनों एंड फिक्स थे तो हमने लैम्डा बाय 2 लूप्स की काउंटिंग करी थी, इसमें आधे लूप की काउंटिंग करते हैं लैम्डा बाय 4 के। देखिए, सो दिस इज 1 लैम्डा बाय 4, ये एक लैम्डा बाय 4 है, ये एक लैम्डा बाय 4 है, ये एक लैम्डा बाय 4 है, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल। ऐसे मेजर करते हैं लैम्डा बाय 4 के टर्म्स में। सो 3 लैम्डा बाय 4 इक्वल टू एल, तो फ्रीक्वेंसी 3v बाय 4l। भाई
लैम्डा की वैल्यू 4L/3 V/λ, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी आई थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई थी V/4L, उसकी 3 टाइम्स है, उसकी 3 टाइम्स है। तो कौन सा हार्मोनिक होगा? यस, थर्ड हार्मोनिक। दिस इज थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। सर सेकंड कहाँ गई? सेकंड बनती नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं। अभी देखना आप, थर्ड के बाद डायरेक्ट फिफ्थ बनेगा अभी अगले केस में। ये थर्ड हार्मोनिक है, फंडामेंटल के बाद थर्ड हार्मोनिक, एंड दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि फंडामेंटल के बाद, जस्ट बाद की पहली ओवरटोन है ये, दैट इज व्हाई इट इज फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। सर अगला ऑसिलेशन क्या पॉसिबल है? देखिए अगला कुछ ऐसा है, एक लूप और जुड़ गया। कितने λ/4 है, काउंट कर लें जरा, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 λ/4 इज इक्वल टू L, ठीक है। देखिए ये 3 4 5, तो 5 λ/4 इज इक्वल टू L, तो फ्रीक्वेंसी 5V/4L। दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक एंड दिस इज सेकेंड ओवरटोन, क्योंकि फंडामेंटल के बाद सेकेंड ओवरटोन है ये, ठीक है। तो भाई क्या देखा हमने इसमें, क्या देखा बताइए जरा, क्विकली समराइज कर लेते हैं इसको फटाफट से। क्या है ये? λ/4 इक्वल टू L, F इक्वल टू V/4L, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर इसके नेक्स्ट हाइयर, तो 3 λ/4 इक्वल टू L, फ्रीक्वेंसी इतनी, दिस इज थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन। फिर नेक्स्ट क्या देखा हमने, 5 λ/4 इक्वल टू L, 5V/4L, फिफ्थ हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन, ठीक है। सर ये थर्ड हार्मोनिक कैसे हुई? देखिए फंडामेंटल को किस नंबर से मल्टीप्लाई करा है? 3 से, तो थर्ड हार्मोनिक। फंडामेंटल के बाद कौन से नंबर की? फर्स्ट, तो फर्स्ट ओवरटोन। फिफ्थ हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन। तो इस केस में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स अलाउड होते हैं, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स अलाउड होते हैं, इवन हार्मोनिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। समझ में आई ये बात? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया अब तो मामला स्टैंडिंग वेव्स का, बिल्कुल, ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर अब। इफ द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग शोन ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, व्हाट इज वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन द फर्स्ट ओवरटोन। अब डायरेक्टली फर्स्ट ओवरटोन से पूछी गई है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अगर v की वैल्यू 60 मीटर पर सेकेंड है तो बता सकते हैं, ट्राई करेंगे फर्स्ट ओवरटोन में। फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम तो बेसिक से समझ के आए, तो बेसिक शेप बना लीजिए, फर्स्ट ओवरटोन फंडामेंटल के एक बाद वाला, वो शेप बना के λ/4 की टर्म्स में लिख लीजिए और फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। चलिए ट्राई कीजिए। आया आंसर इसमें? देखते हैं जरा भाई कैसे करेंगे फर्स्ट ओवरटोन। भाई फंडामेंटल में तो ये बनती है, लेकिन हमें तो फर्स्ट ओवरटोन बनानी है। तो एक तो पूरा लूप और एक ये आधा लूप, ठीक है ना। तो इसमें देखें अगर अपन, तो कितने λ/4 हैं? 1 2 एंड दिस इज 3। इसका जोड़ीदार भी बना लेते हैं, सो दिस इज 3, सो 3 λ/4 इज इक्वल टू L। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 4L/3, L की वैल्यू 1 मीटर है, तो 4/3 मीटर लैम्डा हो गई। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? V/λ, V की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन 4 इंटू 3, दैट इज 45 हर्ट्ज। बस समझ में आई बात, किस तरह से स्टैंडिंग वेव बनती है, ठीक है।